लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे वह किसी ऐसे जवाब की तलाश में हो जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शेन याओ याओ की आंखों में अब भी वही घमंड मौजूद था, लेकिन उस घमंड के पीछे गहरी थकान भी साफ दिखाई दे रही थी। स्वाभाविक था, मैं जानता था कि इस समय वह बेहद थक चुकी होगी। वह हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और छवि को सबसे अधिक महत्व देती थी। आज मैं और कियान शेंग सबके सामने उसकी इज्जत पर चोट कर चुके थे। अगर वह उसी समय वहां से चली जाती तो शायद इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती, लेकिन वांग जिकियांग के लिए उसने वहीं रुकना चुना। यह उसका अपना फैसला था और हर फैसले की एक कीमत होती है। उसे भी अपनी पसंद के परिणाम स्वीकार करने ही होंगे। आखिर वह एक सफल और दृढ़ निश्चयी सीईओ थी। कम से कम इतनी मानसिक ताकत तो उसमें होनी ही चाहिए थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उल्टा मुझे ही दोष देने आएगी। मैंने हल्की सी नाक से आवाज निकाली, बस इतना ही। लेकिन मेरा यह रवैया देखते ही उसका चेहरा और कठोर हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। तुम ही थे जिसने तलाक की बात शुरू की थी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा। तलाक की बात मैंने शुरू की थी, तो फिर मुझे पछताना क्यों चाहिए? तुम्हें पछतावा नहीं है? शेन याओ याओ ने तीखे स्वर में पूछा। अगर पछतावा नहीं है तो फिर तुमने कियान शेंग को झीकियांग को सबके सामने अपमानित करने क्यों दिया? और तुम जानते हो वह कितना दुखी है। वह कोई घर तोड़ने वाला आदमी नहीं है। वह इतने सालों से चुपचाप मेरी रक्षा करता आया है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन तुम्हारी और कियान शेंग की कुछ बातों ने उसे सबकी आलोचना का निशाना बना दिया। अब खुश हो तुम? उसकी हर बात में वांग झिकियांग के लिए चिंता भरी हुई थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी बेइज्जती की बात नहीं की। उसे सिर्फ उसकी परवाह थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वांग झिकियांग उसकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसे थोड़ा छिपाकर रखा करो, कम से कम हमारे तलाक की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक। उसके बाद चाहे जैसे साथ घूमो, वरना फिलहाल तो लोग उसे वही कहेंगे जो वह दिख रहा है। तीसरा व्यक्ति, और कुछ समय के लिए उसे यही पहचान स्वीकार करनी होगी। मेरी बात सुनकर शेन याओ याओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह मुझे घूरती रही, फिर धीमे लेकिन ठंडे स्वर में बोली, गुयुआन चाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बदल गया हूं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शुरू से लेकर आज तक मैं हमेशा ऐसा ही था। बदला कोई है तो वह तुम हो। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं मुड़कर रेलिंग के पास चला गया, सिगरेट सुलगाई और दूर शहर की रोशनी देखने लगा। पीछे खड़ी शेन याओ याओ ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। कुछ क्षण बाद उसकी आवाज फिर सुनाई दी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम अब भी मुझे भूल नहीं पाए हो। लेकिन गो युआन चाओ, मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूं, मैं अब तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, मुझे यह पहले से पता है, इसीलिए तो हम तलाक ले रहे हैं। वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तो आज के बाद अगर कभी हमारा सामना हो तो हम एक दूसरे को अनदेखा करेंगे। अच्छे पूर्व साथी वही होते हैं जो एक दूसरे को मरा हुआ समझ लें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसकी नजर में मैं वही आदमी था जो अब भी उससे चिपका हुआ था, जो उससे अलग होने के बाद भी उसे नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन वह नहीं जानती थी, वह गु युआन चाओ बहुत पहले मर चुका था। अगर उसने मुझे कभी सचमुच समझा होता तो वह जानती कि मैं कैसा इंसान हूं। जब मैं प्यार करता हूं तो पूरे दिल से करता हूं, और जब छोड़ देता हूं तो सचमुच छोड़ देता हूं। मेरी चुप्पी को उसने किसी और अर्थ में लिया। उसे लगा मैं इतना आहत हूं कि उससे विदा तक नहीं कह पा रहा। आखिरकार वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर कहा, गुयुआन चाओ, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं चुनूंगी। उसकी आवाज रात की हवा में धीरे धीरे खो गई। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा। सिगरेट की आखिरी चिंगारी बुझने लगी और मैं शांत आंखों से शेन याओ याओ की दूर जाती हुई परछाई को देखता रहा, मानो मेरे जीवन का एक पूरा अध्याय उसी के साथ धीरे धीरे अंधेरे में खो रहा हो। मुझे उसकी बात सुनकर केवल हंसी आई। क्या मैं सचमुच ऐसा इंसान लगता था जो किसी के पीछे पड़ा रहे, जो किसी के जाने के बाद भी उसे पकड़कर रखने की कोशिश करे? शेन याओ याओ के जाने के कुछ ही क्षण बाद कियान शेंग मेरे पास आ गया। उसने आते ही सिर हिलाया और कहा, तुम भी कमाल के आदमी हो। शेन याओ याओ ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, इतना कुछ कहा, और फिर भी तुमने सब सह लिया। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसकी ओर देखा। जो काम करना था हो गया। कियान शेंग ने सिर हिलाया। हो गया। इसके बाद हम दोनों वहां से निकल गए। लेकिन उस रात रियूनियन खत्म होने के बाद एक नया तमाशा शुरू हो गया।
मैंने सोशल मीडिया पर वांग जिकियांग और शेन याओयाओ की पोस्ट देखी और उन पोस्टों का निशाना साफ तौर पर मैं था। सबसे पहले वांग जिकियांग ने पोस्ट डाली। उसने लिखा, सीनियर सिस्टर और मैं सच्चा प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने अतीत में चालाकियां करके सीनियर सिस्टर से शादी कर ली थी। अब जब वह आखिरकार उस इंसान से अलग हो चुकी हैं, तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पोस्ट के साथ जो तस्वीर लगाई गई थी वह और भी ज्यादा बेहुदा थी। फोटो में वांग जिकियांग शेन याओयाओ को अपनी बाहों में लेकर उसे चूम रहा था और थोड़ी दूरी पर मेरी पीठ दिखाई दे रही थी। संकेत इतना स्पष्ट था कि किसी व्याख्या की जरूरत ही नहीं थी। मानो पूरी दुनिया को बताया जा रहा हो कि मैं हार चुका हूं और वह जीत गया है। उसके तुरंत बाद शेन याओयाओ ने भी पोस्ट कर दी। उसमें लिखा था, गु युआनचाओ और मैं अब अलग हो चुके हैं। तलाक की पहल उसी ने की थी। मुझे लगता है कि अब मैं आखिरकार अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हूं। वांग जिकियांग कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। जिसे प्यार नहीं मिलता, असली बाहरी वही होता है। और उसने भी वही तस्वीर लगा दी। दोनों की बेशर्मी देखकर मैं कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इतने सालों तक इन दोनों को पहचान क्यों नहीं पाया। क्या वे हमेशा से ऐसे थे, या फिर मैंने ही अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी बांध रखी थी। कई ऐसे लोग जिन्हें पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी, नीचे उन्हें बधाइयां दे रहे थे। कुछ लोग उन्हें सच्चे प्रेमी बता रहे थे, कुछ उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। यहां तक कि कई ऐसे लोग भी थे जो मुझे जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे गालियां दे रहे थे। बाद में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मुझे कियान शेंग से मिली। मेरा यह सीनियर भाई कभी कभी आज भी किसी शरारती बच्चे जैसा व्यवहार करता था। उसने हंसते हुए कहा, गु युआनचाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लोकप्रियता इतनी खराब है। तुम्हें कोसने वालों की संख्या तो काफी ज्यादा निकली। इतना कहकर उसने स्क्रीनशॉट भी भेज दिए, सबूत सहित, तस्वीरों सहित। मैंने स्क्रीनशॉट खोले। एक एक करके वे सभी टिप्पणियां मेरी आंखों के सामने आ गईं। कुछ शब्द इतने कठोर थे कि पढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। उनमें से कई लोग बिना सच्चाई जाने मुझे दोषी ठहरा रहे थे। मैं चाहकर भी उन शब्दों को अनदेखा नहीं कर सकता था। कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर मैंने कियान शेंग को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने खुद सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया। वह कोई भावनात्मक लेख नहीं था, न ही किसी पर आरोप लगाने की कोशिश। मैंने केवल तथ्यों की एक पूरी श्रृंखला सामने रख दी। मैंने बताया कि शेन याओयाओ ने किस तरह पहले मेरा पीछा किया था। फिर मैंने विस्तार से लिखा कि कैसे गु परिवार ने शेन परिवार की कठिन घड़ियों में मदद की, कैसे हमने अपनी संपत्ति और संसाधन उनके लिए लगा दिए। फिर मैंने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जब शेन याओयाओ मेरे प्रति अत्यधिक सफाई प्रिय होने का दिखावा करती थी। वह मेरे इस्तेमाल किए हुए कप को छूना तक पसंद नहीं करती थी, लेकिन वही इंसान वांग जिकियांग के साथ एक ही पानी की बोतल से पानी पी सकती थी। मैंने कोई निष्कर्ष नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सच सामने रख दिया। बाकी फैसला लोगों पर छोड़ दिया। और सच कहूं तो इतना ही काफी था। सच्चाई खुद बोल रही थी। पोस्ट डालने के कुछ ही समय बाद शेन याओयाओ का फोन आ गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उसकी नाराज आवाज सुनाई दी, गु युआनचाओ, क्या यह सब करना वाकई जरूरी था? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मुझे तलाक पर पछतावा होगा? उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए सचमुच उलझ गया। क्या वह सच में ऐसा सोच रही थी? क्या उसे लगा कि मैं यह सब उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूं? यह विचार इतना अजीब था कि मेरे मुंह से अनायास हंसी निकल गई, लेकिन मेरी हंसी ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम हंस किस बात पर रहे हो? अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरा दिल सिर्फ वांग जिकियांग का है, इसलिए ऐसी बचकानी हरकतें करके मेरा ध्यान वापस पाने की कोशिश मत करो। यह सब बेकार है। फिर उसने बिना झिझक आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम मेरे लिए उपयोगी थे। उसकी बात सुनकर मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन्यवाद। कम से कम अब तुमने इस बात की पुष्टि तो कर दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षणों की चुप्पी छा गई। फिर मैंने कहा, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शेन याओयाओ के साथ इस तरह की बेकार बातचीत जारी रखना वास्तव में समय की बर्बादी थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि शेन याओयाओ के साथ इस तरह की बातचीत जारी रखना वास्तव में बिल्कुल निरर्थक था। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस घटना के बाद वांग जिकियांग और शेन याओयाओ पहले से भी ज्यादा बेखौफ हो गए। जिस दिन हमें आधिकारिक तौर पर तलाक का प्रमाण पत्र मिला, उस दिन वांग जिकियांग भी साथ आया था। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को साबित करना चाहता हो कि उनका रिश्ता ही सच्चा प्यार है। तलाक की प्रक्रिया पूरी होते ही शेन याओयाओ और वांग जिकियांग सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंच गए और उसी दिन उन्होंने अपनी शादी भी दर्ज करा ली। बाद में दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा भी कर दी।
लेकिन मुझे तो इसकी खबर भी नहीं होती। मैं बहुत पहले ही दोनों को ब्लॉक कर चुका था। यह सब मुझे कियान शेंग ने बताया। उसने हंसते हुए कहा, चलो आज रात जश्न मनाते हैं। तुम्हारी आजादी का जश्न? आखिरकार तुम फिर से अकेले हो गए हो। मैं मुस्कुरा पड़ा। सच कहूं तो यह वाकई जश्न मनाने लायक बात थी। उस रात हम दोनों एक बार में गए, लेकिन मजेदार बात यह थी कि कियान शेंग मुझसे भी ज्यादा शराब पी रहा था। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि तलाक मेरा नहीं, उसका हुआ है। जब हम वापस निकलने ही वाले थे, तभी एक युवती हमारे सामने आकर रुकी। उसने विनम्रता से पूछा, हेलो, क्या आप गु युआन चाओ हैं? मैं थोड़ा हैरान रह गया। वह मुझे जानती थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मैंने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी याद नहीं आया कि वह कौन है। शायद उसने मेरी उलझन भरी निगाहें देख ली थीं। वह हल्का सा मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो, मैं जिंगजिंग हूं, कियान शेंग की छोटी बहन। उसका नाम सुनते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। मेरी यादों में झिंगजिंग अभी भी वही छोटी सी बच्ची थी जो अपने भाई के पीछे पीछे घूमती रहती थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी बड़ी हो चुकी है, और उससे भी ज्यादा इतनी खूबसूरत। अब वह कॉलेज में पढ़ रही थी। छुट्टियों के दौरान वह कियान शेंग के घर रह रही थी। आज जब वह बाहर निकली तो अपनी चाबियां साथ ले जाना भूल गई। उधर घर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह मजबूरी में अपने भाई को ढूंढते हुए यहां तक आ गई थी। आखिरकार मैं और जिंगजिंग मिलकर कियान शेंग को घर छोड़ने निकले। रास्ते भर हमारी काफी बातें हुई। सच तो यह है कि जब आप युवाओं के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो अचानक अपनी उम्र का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं। शायद इसी वजह से शेन याओयाओ ने वांग जीकियांग को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया था। युवा दिमाग सचमुच तेज और चुस्त होते हैं। लेकिन झिंगजिंग की बात ही कुछ और थी। उसकी सोच असाधारण रूप से लचीली और स्पष्ट थी। यहां तक कि एक वित्तीय समस्या ऐसी थी जिसे मैं और कियान शेंग कई दिनों से सुलझा नहीं पा रहे थे। लेकिन झिंगजिंग ने बस एक वाक्य कहा और पूरी समस्या जैसे साफ हो गई। उसने सहजता से कहा, क्या अभी की आर्थिक स्थिति सचमुच इतनी जटिल है? वैसे भी अधिकांश क्षेत्रों की हालत अच्छी नहीं है। अगर किसी के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं तो यहां मौजूद समझदार लोग उसे एक नजर में पहचान लेंगे। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसी पल मुझे समझ आया कि पेड़ों को देखते देखते मैं पूरा जंगल देखना ही भूल गया था। मैं और कियान शेंग लगातार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि परियोजना कैसे हासिल की जाए, लेकिन हमने परियोजना की मूल समस्या पर ही ध्यान नहीं दिया। असल में चाहे यह परियोजना कोई भी कंपनी संभाले, उसकी जटिलताएं और जोखिम वहीं रहने वाले थे। समस्या अवसर में नहीं थी, समस्या उसकी नींव में थी। मैंने तुरंत झिंगजिंग की ओर अंगूठा उठाया। कमाल है, तुमने हमारी आंखें खोल दी। कियान शेंग को घर छोड़ने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में लौट आया। उस रात मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया। पूरी रात बैठकर प्रस्ताव के कई हिस्सों में संशोधन करता रहा। हर बिंदु को फिर से जांचा, हर जोखिम का पुनर्मूल्यांकन किया। जब सुबह हुई तब तक प्रस्ताव पूरी तरह बदल चुका था। सुबह सुबह मैं और कियान शेंग प्रस्तुति देने निकल पड़े। कियान शेंग को तो संशोधित संस्करण देखने का समय भी नहीं मिला था। हालांकि मैं खुद पर भरोसा रखता था, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था जो खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। इसलिए निकलने से पहले मैंने प्रस्ताव उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने कुछ हिस्सों में बदलाव किए हैं, एक बार देख लो। लेकिन उसने बिना देखे ही फाइल वापस मेरी ओर धकेल दी। फिर मुस्कुराकर बोला, जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। और उसी समय जब कियान शेंग पहली बार संशोधित परियोजना की पूरी रूपरेखा सुन रहा था, उसके चेहरे पर साफ आश्चर्य उभर आया। कियान शेंग घबरा गया था। सच कहूं तो मुझे भी पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हम सिर्फ हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ सकते थे। जब मैंने पूरी परियोजना की प्रस्तुति समाप्त की तो कियान शेंग मेरी ओर झुककर धीरे से बुदबुदाया, यंग मास्टर गु, क्या तुम मेरी पूरी कंपनी ही निगलने की तैयारी कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा, लेकिन मानना पड़ेगा ऐसी स्थिति में भी उसका मजाक करने का स्वभाव कायम था। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दूसरी ओर कियान शेंग बेचैनी से परिणामों का इंतजार करता रहा। एक एक करके सभी कंपनियों ने अपनी प्रस्तुति पूरी की। कुछ देर बाद आयोजकों ने मौके पर ही अंतिम परिणाम घोषित किए, और जो हुआ उसने हम दोनों को चौंका दिया। हमारी कंपनी जीत गई थी, परियोजना हमें मिल गई थी। कुछ क्षणों तक तो हम दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। फिर अचानक कियान शेंग उछल पड़ा और मुझे कसकर गले लगा लिया। कमाल कर दिया गु युआन चाओ, तुम तो सचमुच जीनियस हो।
उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही विचार आया। असल में सबसे ज्यादा श्रेय तो जिंगजिंग को मिलना चाहिए था। अगर उसकी वह एक साधारण सी बात न होती तो शायद मैं कभी समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी शाम मैं और कियानशेंग जिंगजिंग को खाने पर ले गए। जब उसे पता चला कि हम उसे धन्यवाद देने के लिए बुला रहे हैं तो वह शर्म से लाल पड़ गई। वह बार बार हाथ हिलाते हुए कहने लगी, मैंने तो बस यूं ही कुछ कह दिया था, मैंने कोई बड़ी मदद नहीं की। लेकिन कियानशेंग को अपनी बहन की तारीफ करने का मौका मिल गया था। वह तुरंत गर्व से मेरी तरफ मुड़ा और बोला, देखा, मैं हमेशा कहता हूं ना कि मेरी बहन बहुत होशियार है। अब मान गए? मैं हंस पड़ा। हाँ, मान गया, वाकई बहुत होशियार है। यह सुनकर जिंगजिंग और भी शर्मिंदा हो गई। उस रात हम तीनों ने बहुत खुशी से खाना खाया। हंसी मजाक चलता रहा। कई दिनों बाद मुझे इतना हल्का और सुकून भरा महसूस हुआ था। चूंकि जिंगजिंग की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए कियानशेंग ने उसे सीधे कंपनी में काम पर लगा दिया। बेचारी विरोध भी नहीं कर पाई। अगर उस रात मेरी मुलाकात शेन याओयाओ से न हुई होती तो शायद वह दिन पूरी तरह परफेक्ट होता। खाना खत्म होने के बाद मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया। वापस लौटते समय अचानक सामने शेन याओयाओ आ गई। हम दोनों एकदम आमने सामने आ गए। मुझे देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। गुयुआन चाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस जिंदगी में फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे? तो अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने घृणा से मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारा व्यवहार कितना घटिया लग रहा है? उसकी बातें सुनकर मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। जब शेन याओयाओ गुस्से में होती थी तो वह सचमुच बेहद बदसूरत लगती थी। सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से। मैं हंस पड़ा, दिल से हंसा, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैंने कभी इस औरत पर जो सच्चा प्यार लुटाया था वह सचमुच व्यर्थ गया था। मेरी चुप्पी देखकर उसने समझ लिया कि मैं शर्मिंदा हूं। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह और भी अहंकार से बोली, अब मेरी और वांग जिकियांग की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना, गुयुआन चाओ। उसी समय अचानक एक आवाज सुनाई दी। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। एक जोड़ी पतली नर्म बाहें मेरे हाथ में लिपट गईं। ऐसे में किसी का इस तरह सामने से उसका मजाक उड़ाना वह कैसे सहन कर सकती थी? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। छोकरी, तुम होती कौन हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? और अभी तुमने क्या कहा? लेकिन जिंगजिंग जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसने मासूमियत से सिर टेढ़ा किया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या आपने चीनी भाषा नहीं पढ़ी? इतना आसान वाक्य भी समझ नहीं आया? उसकी जुबान कियानशेंग से भी ज्यादा तेज थी, और शायद इसी वजह से जब हम काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो कियानशेंग भी हमें ढूंढते हुए उधर आ पहुंचा। काफी देर तक हमारे वापस न लौटने पर कियानशेंग को चिंता होने लगी। आखिरकार वह हमें ढूंढते हुए बाहर आ गया, और जैसे ही वह वहां पहुंचा उसकी नजर शेन याओयाओ पर पड़ गई। स्वाभाविक रूप से वह मेरे और शेन याओयाओ के अतीत के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर थी। उसकी छोटी बहन जिंगजिंग आखिर मेरे साथ इतनी घुली मिली क्यों दिखाई दे रही थी? कियानशेंग ने भौहें उठाई। जिंगजिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? फिर उसकी नजर शेन याओयाओ पर गई। शेन याओयाओ ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट कियान, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। कियानशेंग की शेन याओयाओ के प्रति कभी अच्छी राय नहीं रही थी, लेकिन शेन याओयाओ शायद यह समझ नहीं पाई। उसने बस हल्की मुस्कान बनाए रखी। कियानशेंग ने संक्षिप्त सा सिर हिलाया। प्रेसिडेंट शेन, काफी समय हो गया। उसके बाद उसने शेन याओयाओ से कोई और बात नहीं की, सीधे मेरी और जिंगजिंग की तरफ देखा। इतनी देर क्यों लगा दी तुम दोनों ने? शेन याओयाओ ने यह सब साफ देखा। वह समझ गई कि हम तीनों के बीच का रिश्ता कितना सहज और करीबी था। उसका चेहरा और अधिक कठोर हो गया। कुछ देर तक वह चुप रही। फिर अचानक उसने कियानशेंग की ओर देखा। सीनियर, मुझे मत बताइए कि आपने सचमुच गुयुआन चाओ को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया है। कियानशेंग की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन शेन याओयाओ रुकी नहीं। वह आगे बोली, आपको पता है ना, इतने वर्षों से गुयुआन चाओ घर पर सिर्फ खाना बनाता रहा है। सीनियर, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी को हाल ही में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ऐसे समय में उसे कंपनी में शामिल करना, क्या आपको डर नहीं लगता कि वह आपकी पूरी परियोजना बर्बाद कर देगा? उसकी आवाज में उपहास साफ झलक रहा था। फिर उसने मेरी ओर देखा। अब वाला गुयुआन चाओ कॉलेज वाला गुयुआन चाओ नहीं रहा। तो आखिरकार उसने यह बात कह ही दी। वह मेरे कॉलेज के दिनों की उपलब्धियों को झुठला नहीं सकती थी, इसलिए उसने वर्तमान मुझे छोटा साबित करने का रास्ता चुना। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि अब वह मुझे तुच्छ समझने लगी थी। मैं हंस पड़ा।
कियान शेंग का चेहरा भी तुरंत ठंडा हो गया। उसने सीधे शेन याओ याओ की ओर देखा। शेन याओ याओ, मैं तुम्हें सम्मान देकर प्रेसिडेंट शेन कहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो कह सकती हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इन वर्षों में तुम्हारी सारी सफलताएं केवल तुम्हारी अपनी मेहनत का परिणाम है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोलता, मैंने उसे रोक दिया। सीनियर, चलें? कियान शेंग मेरी तरफ देखने लगा। मैं जानता था कि वह क्या कहना चाहता था। वह शेन याओ याओ को सच्चाई बताना चाहता था। वह बताना चाहता था कि मैंने कितनी बार पर्दे के पीछे रहकर उसकी मदद की थी, लेकिन अब उसका कोई अर्थ नहीं था। जो रिश्ता खत्म हो चुका था, उसे अतीत में ही रहने देना बेहतर था। कुछ बातें हवा की तरह होती हैं, गुजर जाने के बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कियान शेंग ने एक बार फिर शेन याओ याओ की ओर देखा, फिर उसने कुछ नहीं कहा। चलो, हम तीनों वहां से निकल गए। कार तक पहुंचने के बाद झिंगजिंग ने अचानक कियान शेंग की तरफ अंगूठा उठाया। भैया, आप कमाल हो। कियान शेंग हंस पड़ा। तुम्हें नहीं पता, मुझे तो कॉलेज के समय से ही शेन याओ याओ पसंद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि उसके इरादे साफ नहीं हैं। वह गु युआनचाओ के साथ किसी न किसी स्वार्थ के कारण थी। झिंगजिंग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। दोनों भाई बहन बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी तरह भूल गए हों कि मैं भी उनके पास खड़ा हूं। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उन्हें मेरी तरफदारी करते हुए सुनकर मेरे दिल में अचानक गर्माहट फैल गई। कम से कम इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुझ पर विश्वास करते थे, जो मुझे समझते थे। सच तो यह था कि मैं शेन याओ याओ को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका था। एक आदमी को हमेशा अतीत से चिपके नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी कियान शेंग की नजर अचानक झिंगजिंग पर गई। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान उभर आई। वैसे अब तो छोड़ भी दो। कब तक पकड़े रहोगी? उसकी निगाह सीधे झिंगजिंग के हाथ पर थी। तभी झिंगजिंग को एहसास हुआ कि वह अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह घबराकर पीछे हट गई। मैं तो बस। उसकी आवाज अटक गई। फिर उसने खांसकर खुद को संभालने की कोशिश की। मैं सिर्फ उनकी मदद कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि झिंगजिंग ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे शेन याओ याओ का रवैया पसंद नहीं आया था। और सच कहूं तो उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत सहारा महसूस कराया। झिंगजिंग उम्र में शेन याओ याओ से छोटी थी और सुंदरता में भी किसी से कम नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि आज की घटना ने शेन याओ याओ के अहंकार पर अच्छी चोट पहुंचाई होगी। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसी रात शेन याओ याओ मेरे अपार्टमेंट के बाहर आ पहुंची। मैं अभी अभी नहाकर निकला था। तभी बाहर से दरवाजे के हैंडल हिलाने की आवाज आई। फिर बार बार पासवर्ड डालने की बीप सुनाई देने लगी। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार असफल। पहले तो मुझे लगा कोई चोर होगा। मैंने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन किया। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे सुरक्षा कैमरे की फुटेज भेजी। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नजर डाली, मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी शख्सियत कोई और नहीं, शेन याओ याओ थी। सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दरवाजे के बाहर खड़ी कोई और नहीं बल्कि शेन याओ याओ थी। मैंने गहरी सांस ली और जाकर दरवाजा खोल दिया। शायद उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजा खुलते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही पड़ी। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए हाथ में पकड़ी हुई चीज से दरवाजे के बीच हल्का सा अवरोध बना दिया। स्पष्ट था कि मैं उसे अंदर आने का निमंत्रण नहीं दे रहा था। मेरे इस जानबूझकर बनाए गए फासले को देखकर शेन याओ याओ हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में व्यंग्य भरा हुआ था। गु युआनचाओ, हमारे तलाक को कितना समय हुआ है और तुम्हें पहले ही कोई नई लड़की मिल गई? उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया। तुम सचमुच घिनौने हो। एक कॉलेज की लड़की तक पर नजर डाल ली, और वह भी कियान शेंग की छोटी बहन। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि जहां काम करते हो वहीं रिश्ते नहीं बनाते? एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक ताने। शेन याओ याओ लगातार बोलती रही, लेकिन मैं बस शांत भाव से उसे देखता रहा। जब वह इतना बोल चुकी कि उसकी आवाज तक बैठने लगी, तब मैंने धीरे से गहरी सांस ली। फिर शांत स्वर में पूछा, शेन याओ याओ, क्या वांग जी कियांग को पता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपने हाथ में पकड़ा फोन उसके सामने लहराया। फोन की स्क्रीन पर वही नंबर खुला हुआ था जिसे मैं डायल करने वाला था। वांग जिकियांग का नंबर। उसे देखते ही शेन याओ याओ की आंखों में घबराहट चमक उठी। गु युआनचाओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है तो तुम्हें याद होगा कि हमारा तलाक हो चुका है और शादी के दौरान बेवफाई करने वाली भी तुम ही थी। मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की।
यह पहले ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रियायत है। अब मैं किसके साथ रहूं या किससे मिलूं, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। पहले जब भी मैं शेन याओयाओ के सामने होता था, मैं हमेशा उसकी भावनाओं को प्राथमिकता देता था, उसकी हर बात मान लेता था। यह पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह अपने लिए कठोर होते देखा। कुछ क्षणों तक वह स्तब्ध खड़ी रही, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रतिक्रिया कैसे दे। लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह गंभीर था। काफी देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, गु युआन चाओ, क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। शेन याओयाओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ वह मुझे नापसंद करती थी, दूसरी तरफ बार बार मेरे पास चली आती थी। क्या तलाक के बाद उसे अचानक एहसास हुआ था कि कुछ गलत है? नहीं, मैं शेन याओयाओ को अच्छी तरह जानता था। उसके हर कदम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता था। यह सोचकर मैं और सतर्क हो गया। शेन याओयाओ ने नजरें झुका लीं, फिर धीमे स्वर में बोली, जिकियांग बहुत अच्छा इंसान है, वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सिर्फ झिकियांग को चुन सकती हूं, मैंने ठंडे स्वर में पूछा। तो? उसने होंठ भींच ली। वास्तव में अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन वह फिर भी बोलती जा रही थी, मानो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो, मानो यह सब जोर से कहने पर उसे सुकून मिल जाएगा। आखिरकार स्थिति इतनी असहज हो गई कि मुझे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाना पड़ा। शेन याओयाओ शराब पीकर आई थी और मैं उसके साथ किसी भी तरह की अनावश्यक उलझन नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सीधे वांग जिकियांग को फोन कर दिया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी अजीब थी। वो अपार्टमेंट तक तो आ गया, लेकिन ऊपर आने से साफ मना कर दिया। उसने जिद की कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ही शेन याओयाओ को नीचे लेकर आए। उस रात की घटना वहीं समाप्त हो गई। लेकिन अगली सुबह नया तमाशा शुरू हो गया। वांग जिकियांग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो का शीर्षक था, एक अच्छा एक्स वही होता है जो मर चुके इंसान की तरह व्यवहार करे। उसके पूरे वीडियो में इशारा मेरी तरफ था। उसकी कहानी के अनुसार मैं वह पूर्व पति था जो तलाक के बाद भी शेन याओयाओ का पीछा कर रहा था। और देखते ही देखते ढेर सारे लोग उसकी बातों का समर्थन करने लगे। कमेंट्स में मुझे बेशर्म कहा गया। किसी ने लिखा, उसे अभी भी शेन परिवार की संपत्ति चाहिए। किसी ने कहा, वह शेन याओयाओ को अपना सहारा समझता था, इसलिए छोड़ नहीं पा रहा। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिख दिया, मैं प्रेसिडेंट शेन के पूर्व पति को जानता हूं, वह कभी भी असली मर्द नहीं था। दूसरे ने कहा, कॉलेज के समय से ही गु युआन चाओ शेन याओयाओ के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे तो शुरू से लगता था कि उसकी नजर सिर्फ शेन परिवार की हैसियत पर थी। इन टिप्पणियों को देखकर मुझे ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग कौन हैं। ये वही लोग थे जो कभी शेन याओयाओ के आसपास मंडराते रहते थे। जब मैं उसका पति था तब वे मेरे सामने बहुत विनम्र बनते थे, लेकिन अब जब उनकी वफादारी वांग जिकियांग की तरफ चली गई थी तो वे भी मेरे प्रति ठंडे और शत्रुतापूर्ण हो गए थे। लेकिन सच कहूं तो मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले ही मैं उन लोगों की असलियत समझ चुका था। मैंने मूल रूप से किसी भी तरह का जवाब देने का इरादा नहीं किया था। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत अचानक किसी ने एक स्पष्टीकरण वाला वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि शेन याओयाओ पूरी तरह नशे में मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका बार बार मुझसे चिपकने की कोशिश करना भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया था। मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था, नहीं यह समझ आया कि उसके पास वह फुटेज कैसे पहुंची। और सबसे बड़ी बात, जब वांग जिकियांग मुझे बदनाम कर रहा था तब उसी समय यह व्यक्ति मेरे पक्ष में खड़ा होने का फैसला क्यों कर रहा था? मैं अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया था कि तभी शेन याओयाओ का फोन आ गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, गु युआन चाओ, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? जिकियांग बस थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा था। तुमने वह वीडियो क्यों उजागर कर दिया? गु युआन चाओ, तुम सच में बिल्कुल मर्द नहीं हो। अब तक मैं शेन याओयाओ का सामना अपेक्षाकृत शांत मन से कर लेता था, लेकिन इस बार मुझे सचमुच उस पर बेहद गुस्सा आ गया। वांग जिकियांग ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया, और जब मैं अपनी सफाई दूं तो गलती मेरी हो गई। मैं ठंडी हंसी हंसा, फिर कड़े स्वर में बोला, बस करो शेन याओयाओ, तुम और वांग जिकियांग जो भी अस्पष्ट और घटिया खेल खेलना चाहते हो वह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हर बार मुझे उसमें क्यों घसीटती हो? और सुन लो, यह वीडियो मैंने नहीं डाली थी। किसी और को तुम लोगों की हरकतें देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सच सामने ला दिया। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं वादा करता हूं कि सच उजागर करने वाला और पलटकर जवाब देने वाला इंसान मैं ही होऊंगा। इतना कहकर मैंने बिना उसे एक और शब्द बोलने का मौका दिए फोन काट दिया। अजीब बात यह थी कि मैंने उसे न जाने कितनी बार ब्लॉक किया था, लेकिन फिर भी
वह मुझे फोन करने से कभी नहीं थकती थी, मानो वह किसी भी कीमत पर मुझे पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। बाद में मुझे पता चला कि वह वीडियो वास्तव में जिंगजिंग ने ही पोस्ट की थी। उस दिन वह मूल रूप से मुझसे मिलने ऊपर आना चाहती थी, क्योंकि शेन याओयाओ के सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसे चिंता थी कि शायद मैं उससे नाराज हो जाऊं, लेकिन ऊपर आते समय उसने एक ऐसा दृश्य देख लिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह सब बात की बात थी। इस घटना ने वांग जिकियांग और शेन याओयाओ दोनों को बड़ा झटका दिया। खासकर शेन याओयाओ की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा। अपनी छवि सुधारने के लिए उसने तुरंत वांग जिकियांग के साथ अपने विवाह की आधिकारिक घोषणा कर दी। उसने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि जिस दिन वह मुझसे मिलने आई थी, उसका उद्देश्य केवल शादी से पहले कुछ पुराने मामलों को पूरी तरह समाप्त करना था। उस दिन उसने शराब पी रखी थी, इसलिए स्थिति थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन चाहे जो भी हो, उसके दिल में अब सिर्फ वांग जिकियांग ही था, और वही व्यक्ति था जिसके बारे में वह हर समय सोचती थी। शेन याओयाओ ने खुलेआम वांग जिकियांग को अपना आधिकारिक जीवन साथी घोषित कर दिया। समाचार पत्रों, वित्तीय पत्रिकाओं और इंटरनेट पर हर जगह दोनों की तस्वीरें छपने लगीं। उसके बाद जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता, शेन याओयाओ हमेशा वांग जिकियांग को अपने साथ लेकर जाती। कुछ समय तक वांग जिकियांग सचमुच सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर था। अगर मेरी तुलना की जाए तो मैं एक छोड़ा हुआ पूर्व पति था और वह चमक दमक से भरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन मेरी स्थिति भी बुरी नहीं थी। मैं और कियान शेंग जिन परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, वे लगातार बेहतर परिणाम देने लगीं। हमारे सहयोगी निवेशकों ने न केवल अपनी पूंजी बढ़ाई, बल्कि हमें कई नए प्रोजेक्ट्स से भी जोड़ दिया। विश्लेषण का काम केवल प्रतिभा से नहीं चलता, उसके लिए गहरी समझ, पेशेवर दृष्टिकोण और अत्यधिक सटीकता चाहिए, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। लगातार 3 महीने तक बिना रुके मेहनत करने के बाद कियान शेंग की कंपनी की प्रतिष्ठा पूरे उद्योग में तेजी से बढ़ने लगी, और उसी के साथ मेरा नाम भी लोगों की नजरों में आने लगा। मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहता था, लेकिन कियान शेंग ने साफ मना कर दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम न होते तो हमारी कंपनी कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचती। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सारा श्रेय खुद ले लें। मैं तुम्हारी मेहनत और योगदान साफ देख सकता हूं, गुयुआन चाओ। इसलिए इस बार तुम्हें मेरी व्यवस्था माननी ही पड़ेगी। उसका चेहरा इतना गंभीर था कि मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि मैं उद्योग का एक प्रसिद्ध विश्लेषक बन चुका था। दूसरी ओर शेन याओयाओ और वांग जिकियांग की शादी को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन शादी से ठीक 1 रात पहले शेन याओयाओ ने शराब पी रखी थी, और उसी नशे की हालत में उसने मुझे फोन किया। शादी से 1 रात पहले शेन याओयाओ ने शराब के नशे में मुझे फोन किया था। फोन उठाते ही उसने कहा, गुयुआन चाओ, मेरी शादी होने वाली है, अब तुम मुझे कभी वापस नहीं पा सकोगे। सच कहूं तो शेन याओयाओ अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मौजूदा समय में मेरे मन में उसके लिए कोई भावना बची ही नहीं थी। मैं तो उसके साथ दोबारा रहने की कल्पना तक नहीं करना चाहता था। शेन याओयाओ और वांग जिकियांग की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उन्होंने मुझे भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन मैं नहीं गया। हाँ, कियान शेंग वहां गया था, और लौटते ही उसने मेरे सामने शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। वह सोफे पर बैठते ही बोला, मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी एक्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और वह वांग जिकियांग तो उससे भी बढ़कर निकला। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तब उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। दरअसल शादी वाले दिन वांग जिकियांग के गांव के लगभग सारे रिश्तेदार वहां पहुंच गए थे, और यह कोई 2-4 लोगों का समूह नहीं था, पूरा का पूरा एक बस भरकर आ गया था। असल में शेन याओयाओ की योजना यह थी कि वांग जिकियांग के परिवार वाले शादी में शामिल ना हो। कारण यह नहीं था कि वह उनके गांव या आर्थिक स्थिति को नीचा समझती थी, बल्कि वह जानती थी कि दोनों परिवारों का सामाजिक परिवेश पूरी तरह अलग था। इस शादी में उसने उद्योग जगत के कई बड़े लोगों और व्यावसायिक साझेदारों को आमंत्रित किया था। वह इस अवसर का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाने के लिए करना चाहती थी। इसलिए शादी से पहले उसने इस विषय पर वांग जिकियांग से गंभीर बातचीत की थी। वांग जिकियांग ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, चिंता मत करो, मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार को यहां नहीं लाएंगे। मैंने पहले ही उनसे कह दिया है कि गांव में अलग से एक और दावत रखेंगे। उसकी बात सुनकर शेन याओयाओ संतुष्ट हो गई थी। उसे लगा था कि वांग परिवार इस व्यवस्था को मान जाएगा, लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ उल्टा हो गया। सुबह सुबह ही एक बड़ी बस वहां आकर रुकी। वांग जिकियांग के माता पिता सबसे आगे थे। उनके पीछे रिश्तेदारों की लंबी कतार थी। बस से उतरते ही वे उत्साह से चिल्लाने लगे, आओ आओ, आज हमारे बेटे की शादी है, सब लोग पेट भरकर खाना पीना, जल्दी अंदर चलो और सीट पकड़ लो। जब तक शेन याओयाओ और वांग जिकियांग को स्थिति समझ आती,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग परिवार के लोग पहले ही हॉल में घुस चुके थे। मूल मेहमान अब भी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया गया। जो लोग वहां आमंत्रित थे वे सभी शिक्षित और सभ्य समाज से थे। वे इस तरह की धक्का मुक्की करने वालों से मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। वे स्तब्ध खड़े देखते रह गए और दूसरी तरफ वांग परिवार के लोग खाने पर टूट पड़े। जैसे ही झींगे और केकड़े की प्लेटें आईं, कुछ ही सेकंड में सब साफ हो गया। कियान शेंग की बातें सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद उन्हें औपचारिक समारोहों की आदत नहीं होगी, लेकिन फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद मैं सचमुच हैरान रह गया। मुझे लगा, क्या शेन परिवार ने वांग परिवार के बारे में कभी सही तरीके से जांच पड़ताल की भी थी? मुझे अपना और शेन याओयाओ का विवाह याद आ गया। उस समय शेन परिवार शिष्टाचार और रस्मों को लेकर कितना कठोर था। उनकी मांगों का कोई अंत नहीं था। पूरी शादी उनकी इच्छा के अनुसार आयोजित की गई थी। मेरे माता पिता स्वयं सम्मानित और प्रभावशाली लोग थे, फिर भी उन्हें अपनी राय रखने का मौका तक नहीं मिला था। यहां तक कि दुल्हन के गुलदस्ते का डिजाइन भी शेन याओयाओ ने खुद तय किया था। और आज वांग परिवार ने शादी को मेले में बदल दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस समय शेन याओयाओ के मन में कितना गुस्सा रहा होगा। वीडियो में वांग परिवार के कई लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो वर्षों से उन्होंने ढंग का भोजन न देखा हो। कुछ लोग सीधे हाथों से प्लेटों में टूट पड़े। कुछ ने तो खाना शुरू होने से पहले ही बचा हुआ भोजन पैक करना शुरू कर दिया। पूरा विवाह समारोह कुछ ही मिनटों में अराजकता में बदल गया। शादी की दावत औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई थी और माहौल पहले ही बिखर चुका था। इसके बाद कियान शेंग ने मुझे एक और वीडियो दिखाया। इस वीडियो में शेन याओयाओ का चेहरा गुस्से से लाल था। वह सीधे वांग जिकियांग से सवाल कर रही थी, क्या तुमने यह सब जानबूझकर किया है? क्या तुमने अपने परिवार को यहां लाकर मुझे अपमानित करने की योजना बनाई थी? वांग जिकियांग मासूम चेहरा बनाकर खड़ा था, मानो उसे कुछ भी समझ न आया हो। लेकिन उस समय शेन याओयाओ इतनी क्रोधित थी कि वह उसकी कोई सफाई सुनने के मूड में ही नहीं थी। शेन याओयाओ गुस्से से वांग जिकियांग को डांट रही थी, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि तभी वांग जिकियांग की मां अचानक आगे बढ़ेगी और शेन याओयाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। छटाक! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मां वांग ने उंगली उठाकर शेन याओयाओ की ओर इशारा किया और चीखते हुए बोली, बेशर्म औरत, तू मेरे बेटे को दोष दे रही है? मैं तुझे साफ साफ बता देती हूं, यह तेरी किस्मत है कि मेरा बेटा तुझसे शादी करने को तैयार हुआ। अगर तेरे शेन परिवार के पास पैसा ना होता तो मेरा बेटा तुझ पर दूसरी नजर भी न डालता। हर एक शब्द शेन याओयाओ की इज्जत को तार तार कर रहा था। उसका आधा चेहरा लाल होकर सूज गया था। वह स्तब्ध खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसकी नजर वांग जिकियांग पर गई। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। तुम बस खड़े होकर देखते रहे कि तुम्हारी मां मुझे मार रही है। वांग जिकियांग ने बेबस चेहरा बनाया, फिर धीरे से बोला, यूरो, अगर तुमने मुझ पर सवाल न उठाए होते तो मेरी मां नाराज नहीं होती। यह सुनकर शेन याओयाओ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह उसे घूरती रह गई, मानो पहली बार अपने इस नए पति को पहचानने की कोशिश कर रही हो। क्या यही वह आदमी था जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था? क्या यही वह आदमी था जिसके लिए उसने अपना विवाह तोड़ा था? उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की आग भर गई। अगले ही पल छटाक! उसने पूरी ताकत से वांग जिकियांग को थप्पड़ मार दिया। फिर बिना एक शब्द कहे अपने माता पिता के साथ वहां से निकल गई। वांग जिकियांग घबराकर उसके पीछे भागा, लेकिन शेन परिवार उस दिन इतनी बुरी तरह अपमानित हुआ था कि किसी ने उसे कार में बैठने तक नहीं दिया। कियान शेंग कहानी सुनाते सुनाते सिर हिलाने लगा। सच बताओ, शेन याओयाओ आखिर सोच क्या रही थी? हर मामले में तुम वांग जिकियांग से बेहतर हो, फिर भी वह उसके पीछे इस हद तक पागल कैसे हो गई? अब देखो, उसने खुद अपनी जिंदगी का तमाशा बना लिया। कियान शेंग लगातार बोलता जा रहा था, लेकिन मैं अब आगे सुनना नहीं चाहता था। इन दिनों मैं बेहद व्यस्त था। कंपनी के काम लगातार बढ़ते जा रहे थे और जब भी थोड़ा समय मिलता मैं अपने परिवार की कंपनी के मामलों में भी हाथ बटाता। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। पहली बार मुझे लगा शेन याओयाओ को खोने के बाद ही मेरी दुनिया सचमुच रोशन हुई है। जब मैंने उसके बारे में सोचना बंद किया तब मेरे दिन पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गए। मैंने कियान शेंग को बीच में रोक दिया। उसे लगा शायद मेरे दिल में अभी भी शेन याओयाओ के लिए भावनाएं बाकी हैं। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। भाई, दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, तुम कहीं अभी भी? मैं हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए शेन याओयाओ अब एक ऐसी इंसान है जिसका कोई महत्व नहीं बचा। कियान शेंग ने मुझे गौर से देखा। सच? शायद उसे अब भी भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने मजाक में हाथ उठाकर कसम तक खा ली।
तब जाकर उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उस रात उसने जिद पकड़ ली, आज जश्न मनाएंगे। तुम्हारी नई जिंदगी का जश्न। मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए हम दोनों बार चले गए। जिंगजिंग भी हमारे साथ थी, लेकिन वहां पहुंचकर एक अप्रत्याशित दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। हमारी मुलाकात शेन याओयाओ और वांग जिकियांग से हो गई। लगता था शेन याओयाओ अपनी सहेलियों के साथ आई थी और वांग जिकियांग उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। जैसे ही शेन याओयाओ ने उसे देखा, उसके चेहरे पर साफ घृणा उभर आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। उसने उसकी ओर देखना तक उचित नहीं समझा। पीठ फेरकर अपनी सहेलियों के साथ शराब पीने लगी। लेकिन वांग जिकियांग जाने वाला नहीं था। अचानक वह सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज भावुक हो गई। यूरो, सब मेरी गलती है। मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किलों में मुझे बड़ा किया है। आज रिश्तेदारों ने उन्हें भड़काया। उन्हें लगा कि लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, इसीलिए वे शादी में आ गए। असल में अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है। वे तुमसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि तुम अभी भी नाराज हो। यूरो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। जब वह घुटनों पर बैठा यह सब कह रहा था, तो उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे उठा हुआ था जैसे किसी नाटक का हीरो हो। सटीक 45 डिग्री के कोण पर जिंगजिंग और कियान शेंग दोनों के चेहरे पर घृणा साफ दिखाई दे रही थी। खासकर कियान शेंग तो बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने पहले वांग जिकियांग को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ा और बेहद गंभीर स्वर में बोला, भाई, तुम सच में ऐसे आदमी से हार गए थे? उस समय तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले जिंगजिंग हंस पड़ी। भैया, यह गु युआनचाओ की गलती नहीं है। भाई, गु युआनचाओ कभी इस तरह की नकली हरकतें नहीं कर सकते। यह पहली बार नहीं था जब जिंगजिंग ने मेरा पक्ष लिया हो। लेकिन कियान शेंग ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। वह अभी भी सिर पकड़कर बैठा था। हम तीनों चुपचाप शराब पीते रहे और सामने चल रहे इस तमाशे को देखते रहे। लेकिन जिसने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया वह शेन याओयाओ थी। इतनी बड़ी बेइज्जती झेलने के बाद भी उसने आखिरकार वांग जिकियांग को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों कुछ ही देर बाद सबके सामने एक दूसरे को गले लगाकर भावुक होने लगे और फिर वे इतने जोश में एक दूसरे को चूमने लगे कि वहां मौजूद लोग भी असहज हो गए। उन्हें देखकर मैं भी अपनी नजरें हटाने पर मजबूर हो गया। अब मेरे अंदर इतना भी धैर्य नहीं बचा था कि वहां और रुककर यह सब देखता। इसलिए मैंने कोई बहाना बनाया और वहां से निकल आया। जब जिनशेंग मेरे पीछे आया, तभी उसकी मुलाकात एक ग्राहक से हो गई, इसलिए वह बार में ही रुक गया। आखिर में सिर्फ मैं और जिनजिंग ही साथ बाहर निकले। भाई युआनचाओ, आप ठीक तो हैं? जिनजिंग की आंखों में मेरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने हल्के से सिर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। यह देखकर उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप सड़क पर चलते रहे। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कार के पास पहुंचा और उसे लेकर जाने वाला था, मेरी नजर शेन यूरू और वांग जिचियांग पर पड़ी, जो मेरी कार के पास खड़े थे। शेन यूरू नशे में लग रही थी। वह मेरी कार पर मुक्के और लातें बरसा रही थी। हरामी कमीने! यह दृश्य देखकर मेरे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर सीधे शेन यूरू की ओर बढ़ गया। प्रेसिडेंट शेन, क्या अब आप मेरे नुकसान की भरपाई करने वाली हैं? मुझे देखकर वह स्पष्ट रूप से चौंक गई। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर जड़ता छा गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। इस कबाड़ कार की कीमत ही कितनी होगी? लग रहा था कि शेन यूरू सचमुच बुरी तरह नशे में थी। असल में यह एक लिमिटेड एडिशन कार थी। पूरी दुनिया में इसकी केवल 5 गाड़ियां मौजूद थीं। शेन यूरू इतनी अमीर थी कि इसकी कीमत चुका सकती थी। लेकिन अगर सचमुच उसे यह रकम देनी पड़ती, तो मुझे पूरा यकीन था कि वह इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। और हुआ भी वही। जब मैंने उसे कार की वास्तविक कीमत बताई, तो वह बेकाबू होकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में मेरे लिए केवल तिरस्कार था। गु युआनचाओ, तुम सोचते हो कि तुम लाखों की कार खरीद सकते हो? मैंने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। नशे में धुत शेन यूरू अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वांग जिचियांग उसे संभाले हुए था ताकि वह जमीन पर न गिर जाए। लेकिन इस समय वांग जिचियांग की नजरें भी मेरे प्रति बिल्कुल मित्रवत नहीं थीं। सीनियर भाई गु युआनचाओ, आप सच में इस तरह पैसे कमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं, ये बात तुम दोनों मुझसे बेहतर जानते हो। मैंने वांग जिचियांग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने सीधे वकील का नोटिस भेज दिया, जिसमें शेन यूरू द्वारा मेरी कार को नुकसान पहुंचाने वाला वीडियो भी शामिल था। अगली ही सुबह पूरा इंटरनेट मेरे नाम से गूंज उठा। कारण था वांग जिचियांग द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो। उस वीडियो में उसने दावा किया कि मैं
शेन युरू का पूर्व पति होने के कारण उसे खुश नहीं देख पा रहा था। इसलिए मैंने जानबूझकर लोगों को पैसे देकर उनकी शादी बर्बाद करने की साजिश रची। उसके अनुसार शादी वाले दिन वांग परिवार के नाम पर जो लोग बेहिसाब खाना पीना कर रहे थे वे उसके असली रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए लोग थे। उसने यह भी कहा कि बाद में मैंने ही शेन युरू की शादी को तमाशा बना दिया और उसी रात लग्जरी कार को नुकसान पहुंचाने वाली घटना भी खुद रची। वीडियो में वह कह रहा था, दोस्तों, मेरी सीनियर बहन और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीनियर बहन और गु युआन शाओ के बीच बहुत पहले ही भावनाएं खत्म हो चुकी थीं और तलाक की पहल भी गु युआन शाओ ने ही की थी। मुझे समझ नहीं आता कि वह अब इतना हंगामा क्यों कर रहा है। वीडियो में वांग झीचियांग्रो तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी शक्ल इतनी दुखी और बेबस दिखाई दे रही थी कि लोगों की सहानुभूति आसानी से उसकी ओर चली जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, मैं एक बार फिर पूरे इंटरनेट के निशाने पर आ गया, लेकिन मुझे तनिक भी शर्म या घबराहट महसूस नहीं हुई। मैंने तुरंत शेन युरू को फोन किया। कुछ ही देर में उसने कॉल उठा ली। तो आखिरकार तुम्हें डर लग ही गया? गु युआन शाओ, अगर तुम सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं जिजियांग से सफाई वाला वीडियो पोस्ट करने के लिए कह दूं। कॉल जुड़ते ही शेन युरू की घमंड से भरी आवाज सुनाई दी। उसकी बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। यह औरत अब सचमुच बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। मेरी हंसी सुनते ही शेन युरू भड़क उठी। वह फोन पर मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार मैंने भी उसे कोई सम्मान नहीं दिया। शेन युरू, हमारी पिछली शादी की खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बस एक स्पष्टीकरण वाला वीडियो पोस्ट कर दो, मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। वरना क्या? तुम्हें लगता है कि गु परिवार अब भी तुमसे मुकाबला कर सकता है? शेन युरू ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैं मुस्कुराया और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अगले 1 घंटे में मैंने अपने माता पिता से संपर्क किया और गु परिवार की असली आर्थिक ताकत को सार्वजनिक करने की व्यवस्था की। साथ ही मैंने अपने पिता से घोषणा करवाई कि हम वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट की बोली में भाग लेने वाले हैं। शेन परिवार इस परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण मानता था। वे अपने व्यवसाय को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद इसी प्रोजेक्ट से लगाए बैठे थे। इसके बाद मैंने लोगों को वांग झीचियांग के गांव भेजा और उसके अतीत की जांच करवाकर वह सारे सबूत इकट्ठे कर लिए जिनकी मुझे जरूरत थी। तभी मैंने अपना जवाबी वीडियो तैयार करना शुरू किया। उसी दौरान कार डीलरशिप के सेल्समैन ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने साबित कर दिया कि मेरी कार असली थी, कोई नकली या दिखावटी गाड़ी नहीं। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि कार को जो नुकसान पहुंचा था उसकी मरम्मत का खर्च, उस कार की केवल मरम्मत का खर्च ही लाखों युआन तक पहुंचने वाला था। जैसे ही वह वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हुआ, पूरा ऑनलाइन जगत हिल गया। अरे, क्या लोगों ने नहीं कहा था कि गु युआन चाओ बर्बाद हो चुका है? फिर वह इतनी महंगी लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? दोस्तों, जरा यह देखो कि मुझे क्या मिला है। वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने उसके नीचे एक लिंक भी जोड़ दिया था। जिज्ञासा में बहुत से लोगों ने उस लिंक पर क्लिक किया। उसमें मौजूद सामग्री बेहद सरल थी। वह गु परिवार की ताजा आधिकारिक घोषणा का वीडियो था। जब गु परिवार ने वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट की बोली में भाग लेने की घोषणा की तो इंटरनेट पर कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। क्या गु परिवार पागल हो गया है? उनकी मौजूदा हालत में भी वे शेन परिवार से मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। भाई, उन्हें इतना हल्के में मत लो। गु युआन चाओ अब लिमिटेड एडिशन कार खरीद सकता है। हो सकता है कि गु परिवार इतने सालों से अपनी असली ताकत छिपाकर बैठा हो। इंटरनेट तरह तरह की अटकलों से भर गया। इसी बीच शेन युए ने फिर मुझे फोन किया। गु युआन चाओ, क्या यह सब करना सच में जरूरी था? सिर्फ मुझसे मुकाबला करने के लिए तुमने अपने माता पिता को भी इसमें घसीट लिया। गु युआन चाओ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? फोन पर उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई गुस्से से पागल हुआ मुर्गा लगातार लड़ने को तैयार हो। उसके हर शब्द में कटुता और झर भरा हुआ था। अब उसमें एक सफल महिला सीईओ जैसी गरिमा का नामो निशान भी नहीं बचा था। मैंने केवल ठंडी हंसी हंसी। जब उसने देखा कि मैं नाराज नहीं हो रहा हूं तो वह और अधिक भड़क गई। बस भी करो, जल्दी से सब साफ कर दो, वरना जब असली बोली शुरू होगी तब गु परिवार क्या करेगा? उसके सवालों का जवाब देने की मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैंने शांत स्वर में कहा, शेन युरू, बस इंतजार करो और देखती रहो। मैं तुम्हें पहले ही एक मौका दे चुका हूं। सच कहूं तो शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि मेरे दिल में शेन युरू के लिए कोई भावना नहीं बची थी। हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। असल समस्या यह थी कि शेन युरू बार बार अपने ही हाथों सब कुछ बर्बाद करती रही। इतने लंबे समय तक वह लगातार मुझे निशाना बनाती रही, मानो मुझे मिट्टी में मिलाकर ही उसे खुशी मिलती हो। लेकिन अफसोस, अब गु युआन चाओ वह पुराना गु युआन चाओ नहीं रहा था।
मैंने ठंडे स्वर में फोन काट दिया और आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं गु परिवार में वापस लौट आया हूं। इसके बाद लोगों का ध्यान धीरे धीरे गु परिवार के व्यवसायों की ओर जाने लगा और फिर लोगों को एक बात समझ आने लगी। गु परिवार कभी वास्तव में कमजोर पड़ा ही नहीं था। वह अब भी पहले की तरह शक्तिशाली था, शायद पहले से भी अधिक मजबूत। जब यह बात शेन यूरू को पता चली तो उसे ऐसा लगा मानो उसके साथ धोखा हुआ हो। वह घबराई हुई मेरे पास पहुंची और जवाब मांगने लगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? मैंने उस शेन यूरू की ओर देखा जो घबराहट में भागती हुई मेरे पास आई थी। आज वह किसी देवी जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा था। उसे देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पूरी जिंदगी बीत चुकी हो। काफी देर बाद मैंने उसकी ओर देखकर कहा, शेन यूरू, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तलाक सिर्फ मैं ही नहीं चाहता था। अब इस तरह मेरे पीछे पीछे घूमने से क्या तुम खुद को महान साबित करना चाहती हो? तुम कभी भी वांग जीचांग जितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। शेन यूरू ने तुरंत पलटकर कहा, सच में? तो फिर तुम यह स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते कि शादी में आने वाले वे लोग वांग जीचांग के रिश्तेदार थे? जैसे ही मैंने वांग जीचांग का नाम लिया, शेन यूरू एकदम चुप हो गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोली। मुझे पता था कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं मुड़ा और घर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से शेन युए की आवाज आई, गुयुआन चाओ, क्या तुमने कभी मुझे अपना सब कुछ दिया ही नहीं? मैं कुछ पल रुका और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, शेन युए, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया था, लेकिन मेरे माता पिता ने नहीं दिया, और आज मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी जांच से जुड़े सारे दस्तावेज इंटरनेट पर अपलोड कर दिए। जिन रिश्तेदारों को वांग जीचांग अपना मानने से इनकार कर रहा था, वे सभी अपने अपने परिवार, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और उससे संबंध साबित करने वाले प्रमाण लेकर सामने आ गए। मैंने लोगों को उनके पास भेजा और बताया कि वांग जीचांग अब उन्हें अपना रिश्तेदार मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वे शादी में मौजूद थे और इसके लिए उनसे मुआवजा भी मांगा जा सकता है। पैसा देने से बचने के लिए उन सभी लोगों ने जी जान लगाकर साबित करना शुरू कर दिया कि वे सचमुच वांग जीचांग को जानते हैं और उसके रिश्तेदार हैं, और इसी के साथ सारी अफवाहें अपने आप ढह गईं। वांग जीचांग का अपने ही रिश्तेदारों से मुकरना और मुझे फंसाने की कोशिश करना इंटरनेट यूजर्स को बेहद घिनौना लगा। इसके बाद मैंने पुलिस रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी, जिसमें दिखाया गया था कि मैंने वांग जीचांग पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है और मैं किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं था। वांग जीचांग को छुड़वाने के लिए शेन युए को काफी भागदौड़ करनी पड़ी। बाद में मुझे पता चला कि जैसे ही वांग जीचांग बाहर आया, पूरे वांग परिवार ने मिलकर शेन युए को घेर लिया। उनका मानना था कि शेन युए अशुभ है। अगर यह औरत हमारे बेटे की जिंदगी में न आई होती तो हमारा बेटा कभी हिरासत में नहीं जाता। शेन युए जैसी अमीर घर में पली बढ़ी लड़की उनके सामने कहां टिक पाती। वह वहीं खड़ी रह गई और वांग जीचांग की मां उसे लगातार कोसती रही। बाद में उस बूढ़ी औरत ने साफ कह दिया कि जब तक उसे 10 लाख युआन नहीं मिलते, वह वापस घर नहीं जाएगी। मजबूर होकर शेन युए ने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। तब जाकर वह बुजुर्ग दंपत्ति वहां से गए। उनके जाते ही शेन युए ने गुस्से से वांग जीचांग को घूरा। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, तो यही है तुम्हारी रक्षा करने का तरीका? शेन युए बेहद स्वार्थी और व्यवहारिक स्वभाव की महिला थी। अब उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि वांग जीचांग की पृष्ठभूमि और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। असल में उसके मन में तलाक का विचार भी आने लगा था। लेकिन वांग जीचांग जैसा व्यक्ति, जिसने बड़ी मुश्किल से शेन परिवार के सामाजिक और आर्थिक दायरे में जगह बनाई थी, उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब पैसा और स्वार्थ बीच में आ गए तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, मानो वे एक दूसरे को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हो। मुझे यह भी सुनने में आया कि शेन परिवार के कई व्यापारिक साझेदारों को वांग जीचांग ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। जारी, वांग जीचांग की हरकतों की वजह से शेन युए के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसे वांग जीचांग को वापस घर बुलाना पड़ा। हाल ही में दोनों ने झगड़ना भी बंद कर दिया था और फिर से साथ साथ बड़े और आलीशान कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे थे। उधर मैं भी गु परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग व्यावसायिक आयोजनों में जाने लगा। जब भी किसी कार्यक्रम में मेरी और शेन युए की मुलाकात होती, वह मुझे एक अजीब और जटिल नजरों से देखती। उन आंखों में पछतावा, दर्द और अनकहे भाव सब कुछ मिला जुला होता था। आखिरकार गु परिवार ने वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जबकि शेन परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आखिर में शेन युए मेरे सामने मदद मांगने आ गई। गुयुआन शाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
मुझे पता है कि गु परिवार के पास इतनी क्षमता है। अगर तुम थोड़ा सा भी निवेश कर दो तो हमारा शेन परिवार फिर से खड़ा हो सकता है। वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि मैं एक बार फिर उसे ऊपर उठाने में मदद करूंगा। मैंने उसे देखा और मन ही मन कड़वाहट भरी मुस्कान दी। शेन युए, क्या तुम्हें अंदाजा है कि उन 3 सालों में मैंने कितना कुछ खोया था? तुमने गु परिवार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, उनसे जितना फायदा उठा सकती थी उठाया, और फिर बिना जरा भी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि वांग जीचियांग तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुमने खुद वांग जीचियांग को चुना। शेन युए कुछ कहना चाहती थी, वह सफाई देने लगी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी शेन युए को नहीं देखा। हालांकि जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था, उसका थका हुआ और टूटा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द जरूर उठा था। कहते हैं जब कोई आदमी नरम पड़ जाता है तो वह अपने फैसलों पर टिक नहीं पाता। मुझे डर था कि कहीं मैं भी कमजोर न पड़ जाऊं, इसलिए मैंने उससे मिलना ही बंद कर दिया। सुना था कि शेन युए हर दिन मुझे ढूंढने आती थी। उससे बचने के लिए मैं रोज बहुत सुबह घर से निकल जाता और देर रात लौटता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। नींद की कमी से मेरी हालत खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जिनजिंग मुझसे मिलने आई। भाई युआन शाओ, मेरे भाई ने बताया कि आपने उनकी बहुत मदद की है। जब आप जिनशेंग की कंपनी में काम कर रहे थे तब आपने कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। जिनजिंग लगातार बोलती जा रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह किसी बात की भूमिका बांध रही है। मैंने खांसते हुए कहा, जो कहना चाहती हो सीधे कहो। मेरी बात सुनकर जिनजिंग ने सिर खुजलाया और शर्माते हुए मुस्कुरा दी। भाई युआन शाओ, नीचे चलिए। नीचे? मैंने हैरानी से फिर समय देखा, फिर तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं नीचे नहीं जा रहा। इस समय नीचे कौन हो सकता है, यह मुझे अच्छी तरह पता था। शेन युए। लेकिन जिनजिंग ने मेरी बात नहीं मानी। वह लगभग मुझे खींचते हुए नीचे ले गई। सच कहूं तो जिनजिंग बहुत ही सौम्य और प्यारी लड़की थी। मैं उसके अनुरोध को कभी ठीक से ठुकरा नहीं पाता था। जब हम नीचे पहुंचे तो शेन युए तुरंत मेरी ओर दौड़ आई। युआन शाओ, आखिर तुम नीचे आ ही गए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। युआन शाओ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मेरे सामने खड़ी शेन युए के गाल धंस चुके थे। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और मुरझाया हुआ लग रहा था। मैंने उसे काफी देर तक देखा, इतनी देर कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही शेन युए है जिसे मैं जानता था। जिनजिंग ने बताया था कि शेन युए और वांग जीचियांग का आखिरकार तलाक हो गया है, लेकिन तलाक के समय वांग जीचियांग उसकी आधे से भी ज्यादा संपत्ति ले गया था। अब शेन युए और मैं पूरी तरह अलग दुनिया के लोग बन चुके थे। उद्योग जगत में पहले ही यह अफवाह फैल चुकी थी कि शेन युए हर जगह खुद को मेरी पत्नी बताती फिर रही है। वह लोगों से कहती थी कि मैं शेन परिवार को दोबारा उठाने में मदद करूंगा, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। जब उसके सारे झूठ और दांवपेच असफल हो गए तो उसने कंपनी की बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार करना शुरू कर दिया। इस बार जब उसने मुझे और जिनजिंग को साथ नीचे आते देखा तो वह पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने जिनजिंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तू छोटी रखेल मेरे पति से चिपक कर क्यों घूम रही है? मैंने तुरंत उसे रोक दिया। बस शेन युए, क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? तुम अपनी इस हालत की खुद जिम्मेदार हो। हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। मेरे चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन था कि शेन युए समझ गई थी कि मैं मजाक नहीं कर रहा। उसी समय जिनजिंग ने मेरा हाथ पकड़कर अपना हाथ मेरी बांह में डाल लिया। फिर उसने शेन युए की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, भाई युआन शाओ और मैं शादी करने वाले हैं। अगर आप यहां और तमाशा करेंगी तो सिर्फ अपनी ही बेइज्जती करवाएंगे। यह सुनते ही शेन युए की नजरें हम दोनों पर टिक गईं। हमारी नजदीकी देखकर उसके चेहरे से आखिरी उम्मीद भी गायब हो गई। आखिरकार वह मुड़ी और चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद शेन युए फिर कभी मुझे ढूंढने नहीं आई और मुझे आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी मुझे लंबे समय से तलाश थी। इसके बाद लगभग हर दिन जिनशेंग मेरे पास आता और मजाक मजाक में मुझे जिनजिंग से शादी करने के लिए कहता। 3 साल बाद आखिरकार जिनजिंग और मेरी शादी हो गई। 1 साल बाद हमारे घर एक प्यारा बच्चा भी आया। बाद में मैंने सुना कि शेन युए अब अपनी बची खुची बचत के सहारे जीवन बिता रही है। व्यापार जगत में उसके पास अब कोई प्रभाव या संबंध नहीं बचे थे। जहां तक वांग जीचियांग की बात है, उसने भी बहुत पहले अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी थी। बाद में वह कई अमीर महिलाओं के साथ संबंध बनाने लगा, लेकिन एक दिन उन महिलाओं के पतियों ने मिलकर उसकी ऐसी पिटाई की कि वह आधा मरा हुआ अस्पताल पहुंच गया।
हालांकि अब इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं बहुत पहले ही अपने अतीत से आगे बढ़ चुका था। अब मैं अपनी नई जिंदगी, अपने परिवार और अपनी खुशियों के साथ संतुष्ट था। और पहली बार मुझे लगा कि मैं सचमुच जीना सीख गया हूं। समाप्त।